अब हमारे पास है एल्बो फ्लेक्सर्स। तो मैं ना आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। एल्बो फ्लेक्शन एक लड़की है, पूरी दुनिया को और आपको भी ये लगता है कि एल्बो फ्लेक्शन का एक ही बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है बाइसेप्स। बट जो एल्बो फ्लेक्शन है ना वो बहुत चालाक है। उसके दो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। किसके साथ? ब्रेकियालिस के साथ और ब्रेकियोरेडियालिस के साथ। तो आपको भी ये लगता होगा कि जब आप एल्बो फ्लेक्शन करते हो तो सिर्फ आपके बाइसेप्स काम करते हैं, बट आपके तीन मसल्स काम करते हैं, बाइसेप्स, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस। तो जो ये एल्बो फ्लेक्शन लड़की है ना, इसके तीन तीन बॉयफ्रेंड्स हैं, एक बॉयफ्रेंड नहीं है, तीन तीन बॉयफ्रेंड है। तो आज आपको सच पता लग गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइसेप्स की। तो जब हम बाइसेप्स की बात करते हैं, इसके ना दो हेड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट हेड और एक होता है लॉन्ग हेड। और जो आपका बाइसेप मसल है ना वो टू जॉइंट मसल है, मतलब आपके शोल्डर को भी क्रॉस करता है और आपके एल्बो को भी क्रॉस करता है। तो जो आपका शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप है वो आपका ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट होता है टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये आपका स्कैपुला है, तो ये आपका कोराकॉइड प्रोसेस है। तो यहां से स्टार्ट होता है और आपके जाके रेडियस के ऊपर अटैच हो जाता है। तो ये आपका रेडियस है। तो सबको याद है ना, जब हम प्रोनेशन करते हैं तो क्या होता है, ये रेडियस अल्लाह के ऊपर रैप अराउंड कर जाता है। अल्लाह की पोजीशन सेम रहती है, चाहे आप सुपिनेट करो चाहे आप प्रोनेट करो। और अगर हम लॉन्ग हेड की बात करें, लॉन्ग हेड आपका स्टार्ट होता है कहीं पे सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबिकल ऑफ द स्कैपुला। तो ये हमारे पास स्कैपुला है, ये हमारे पास ग्लिनॉइड है। तो इसके ऊपर सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबिकल ऑफ द स्कैपुला कहीं यहां से स्टार्ट होता है और जाके आपके रेडियस के ऊपर अटैच हो जाता है, आपके रेडियस के ऊपर अटैच हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे भी आप देख सकते हो जो आपका बाइसेप मसल है वो दो जॉइंट्स को क्रॉस करता है, एक तो आपका शोल्डर और एक आपका एल्बो। टू जॉइंट मसल है बाइसेप। उसके बाद हमारे पास है ब्रेकियोरेडियालिस। क्या है हमारे पास? ब्रेकियोरेडियालिस। तो जो आपका ब्रेकियोरेडियालिस है ना वो आपके ह्यूमरस से स्टार्ट होता है, आपकी अपर आर्म बोन से स्टार्ट होके कहीं पे जाके लेटरल सरफेस ऑफ डिस्टल रेडियस नियर द स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस हमने देखा था, तीखा वाला। तो ये आपके कहीं पे जाके रेडियस के ऊपर अटैच होता है, यहां पे स्टाइलॉइड प्रोसेस के पास। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस दिख रहा ना, इसके पास जाके यहां पे कहीं पे अटैच हो जाता है आपका ब्रेकियोरेडियालिस। उसके बाद हमारे पास है ब्रेकियालिस। तो ये ब्रेकियालिस अकेला मसल है जो रेडियस के ऊपर अटैच नहीं होता, अल्ना के ऊपर अटैच होता है। आपके तीन एल्बो फ्लेक्सर्स हैं, एक है बाइसेप्स, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस। जो आपका बाइसेप और ब्रेकियोरेडियालिस है वो अटैच होता है रेडियस के ऊपर, बट जो ब्रेकियालिस है वो अटैच होता है आपके अल्ना के ऊपर। तो ये आपका मसल कहीं पे ह्यूमरस से स्टार्ट होता है, आपके अपर आर्म बोन से स्टार्ट होता है और जाके आपके अल्ना के ऊपर अटैच हो जाता है। तो ये थी हमारे पास लिटिल एनाटमी। हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी एनाटमी एक्सप्लोर किया है और ये भी थोड़ी सी एनाटमी एक्सप्लोर कर ली। अब हम देखेंगे व्हाई सम पीपल टीयर देयर बाइसेप्स इन प्रीचर कर्ल। तो ये बंदा ना 45 डिग्री इंक्लाइन बेंच के ऊपर प्रीचर कर्ल परफॉर्म कर रहा होता है जब इसका बाइसेप टेंडन टीयर हो जाता है। तो हम देखेंगे इसके पोटेंशियल रीजंस क्या हो सकते हैं। तो सबको टॉर्क याद है? टॉर्क क्या था? एबिलिटी ऑफ फोर्स टू क्रिएट रोटेशन। और एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा? एबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू क्रिएट रोटेशन। अगर मेरे हाथ में डंबल है तो हम बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ दिस डंबल टू क्रिएट रोटेशन अराउंड दिस एक्सिस, जो कि है एल्बो जॉइंट। और इंटरनल टॉर्क क्या होगा? एबिलिटी ऑफ इंटरनल फोर्स टू क्रिएट रोटेशन। अब इंटरनल फोर्स कौन प्रोड्यूस करता है? मेरा मसल। तो एबिलिटी ऑफ माई मसल टू क्रिएट रोटेशन। अब एक्सरसाइज क्या थी? एक्सटर्नल टॉर्क वर्सेस इंटरनल टॉर्क। सबको याद है ना,
तो जब हम डंबल बाइसेप कर्ल परफॉर्म करते हैं और हम एक एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हैं, तब क्या होता है? तो मैं चाहता हूं आप इस डायग्राम पे फोकस करो। इस डायग्राम में क्या हो रहा है? इस डायग्राम में अगर मेरे हाथ में डंबल कुछ यहां पे है और ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो जो एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म है वो बहुत छोटा है। आप 90 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन के कंपैरिजन में देखो, जो एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म है वो बहुत छोटा है, बट इंटरनल मूवमेंट आर्म भी बहुत छोटा है। अगर ये लाइन ऑफ द पुल ऑफ द मसल है, इंटरनल मूवमेंट आर्म भी बहुत छोटा है। अब यहां पे इंटरनल मूवमेंट आर्म देखो बड़ा है, बट यहां पे छोटा है। तो एबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू क्रिएट रोटेशन वो भी कम है और एबिलिटी ऑफ इंटरनल फोर्स टू क्रिएट रोटेशन वो भी कम है। तो ये मैच हो रहे हैं। बट जब हम 90 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन में जाते हैं, तब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू क्रिएट रोटेशन बढ़ रहा है बिकॉज एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म बढ़ रहा है, और एबिलिटी ऑफ माई मसल टू क्रिएट रोटेशन भी बढ़ रहा है बिकॉज इंटरनल मूवमेंट आर्म बढ़ रहा है। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क ऊपर जा रहा है तो इंटरनल टॉर्क भी ऊपर जा रहा है, तो ये मैच हो रहे हैं। इसमें एक्सटर्नल टॉर्क नीचे जा रहा था और इंटरनल टॉर्क भी नीचे जा रहा था। अब जब हम एक एल्बो फ्लेक्स्ड पोजीशन में जाते हैं, तब क्या होता है? अब मैं चाहता हूं आप इस डायग्राम पे फोकस करो। तो जब मैं एल्बो फ्लेक्स्ड पोजीशन में जाता हूं, तो अगर ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म कम हो रहा है और इंटरनल मूवमेंट आर्म भी कम हो रहा है। मतलब एबिलिटी ऑफ मसल टू क्रिएट रोटेशन भी कम हो रहा है और एबिलिटी ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स टू क्रिएट रोटेशन भी कम हो रहा है। तो इसमें भी मैच हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। बट सोचो ये मैच ना हो रहा होता, मैं एक एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन में होता, मेरा इंटरनल मूवमेंट आर्म तो बहुत छोटा होता, मेरा इंटरनल मूवमेंट आर्म बहुत छोटा होता, बट जो मेरा एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म है वो बहुत बड़ा होता। तब क्या होता? एबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू क्रिएट रोटेशन वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, बट एबिलिटी ऑफ माई मसल टू क्रिएट रोटेशन वो कम है। तो अब ये अच्छे से मैच नहीं हो रहा। तो जब ये डंबल की शक्तियां ज्यादा हैं मेरे मसल से टू क्रिएट रोटेशन, तो मेरा बाइसेप इतना एक्सटर्नल टॉर्क को काउंटर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मेरे टेंडन के ऊपर ज्यादा लोड आ सकता है या मेरे टेंडन टियर कर सकता है, बिकॉज मेरा बाइसेप उसको काउंटर नहीं कर पा रहा अच्छे से। तो जब हम 45 डिग्री इंक्लाइन प्रीचर कर्ल परफॉर्म करते हैं, तब क्या होता है? इस एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन में ना, जो आपका एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बट जो आपका इंटरनल मूवमेंट आर्म होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से आपका बाइसेप इतना लोड नहीं ले पाता। तो इसका क्या सोल्यूशन है? आप 75 डिग्री या 90 डिग्री इंक्लाइन बेंच के ऊपर प्रीचर कर्ल परफॉर्म कर सकते हो। उससे क्या होगा? इस एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन में आपका एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म कम हो जाएगा और आपका इंटरनल मूवमेंट आर्म तो कम होता है। तो एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म भी कम है और इंटरनल मूवमेंट आर्म भी कम है, एक्सटर्नल टॉर्क भी कम है और इंटरनल टॉर्क भी कम है। मतलब एबिलिटी ऑफ मसल टू क्रिएट रोटेशन वो भी कम है और एबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू क्रिएट रोटेशन वो भी कम है। तो ये मैच हो रहा है, बट इस केस में ये मैच नहीं हो रहा। तो ये भी एक एक्सरसाइज सिलेक्शन का पार्ट है। तो अगर आप अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए प्रीचर कर्ल प्रोग्राम करते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 75 डिग्री या 90 डिग्री इंक्लाइन को प्रोग्राम करो, स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन करो, बिकॉज ये भी एक इंटेग्रल पार्ट है ऑफ एक्सरसाइज सिलेक्शन। तो अब हम बात करेंगे हमारे कैरिंग एंगल के बारे में। तो ये कैरिंग एंगल क्या है? तो जब मैं अपने पाम्स को सामने फेस करता हूं ना, मेरी अपर और लोअर आर्म में एक एंगल बनता है। तो इस एंगल को ना हम कैरिंग एंगल बोल देते हैं। तो जो सबका नेचुरल कैरिंग एंगल है ना, वो डिफरेंट होता है। और अगर हम इस कैरिंग एंगल के अगेंस्ट लोड करते हैं ना, हमारी एल्बो जॉइंट के लिए वो अच्छा नहीं है। तो मैं कई लोगों से सुनता हूं कि जब आप बारबल बाइसेप कर्ल परफॉर्म करते हो, तो अगर आप बाहर से पकड़ रहे हो तो आप अपने इनर बाइसेप को ट्रेन कर रहे हो, और अगर आप अंदर से पकड़ रहे हो तो आप अपने आउटर बाइसेप को ट्रेन कर रहे हो। तो ये टोटली गलत है। जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है, बट ये आपकी एल्बो जॉइंट के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज आप अपने कैरिंग एंगल के अगेंस्ट लोड कर रहे हो। तो क्या होता है, अगर मैं अपने कैरिंग एंगल के अगेंस्ट लोड करूं और मैं बाहर से पकड़ के बाइसेप कर्ल लगाऊं, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। और अगर मैं अंदर से पकड़ के लगाऊं, ये भी बहुत अनकंफर्टेबल है। बट मैं अगर अपने नेचुरल कैरिंग एंगल से लगाऊं, यहां पे कहीं पे मेरा नेचुरल कैरिंग एंगल है, तो ये बहुत कंफर्टेबल है।
ये बहुत कंफर्टेबल है। और आप एक और चीज देखो, जब मैं बाहर से पकड़ रहा हूं या मैं अंदर से पकड़ रहा हूं, मैं कैसे मूव होना चाहता हूं। मैं ऐसे मूव होना चाहता हूं जब मैं अंदर से पकड़ रहा हूं, और मैं ऐसे मूव होना चाहता हूं जब मैं बाहर से पकड़ रहा हूं। बट जो प्लेन ऑफ रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल सीधा है, वो बिल्कुल सीधा है। तो अगर मैं ऐसे पकड़ के या ऐसे पकड़ के लगा रहा हूं ना, तो ये मेरे एल्बो पे अननेसेसरी फोर्सेस क्रिएट कर रहा है। तो मेरे को हमेशा अपने कैरिंग एंगल से ही पकड़ना है और वहीं से परफॉर्म करनी है, बिकॉज मेरी एल्बो जॉइंट के लिए वही ज्यादा अच्छा है। अब हमने कैरिंग एंगल की बात की, तो हमारे पास यहां पे दो लोग हैं, एक मेल और एक फीमेल। इनका आप अपर और लोअर आर्म का एंगल देखो और इनका आप अपर और लोअर आर्म का एंगल देखो। इनकी लोअर आर्म देखो थोड़ी बॉडी के पास है और इनकी लोअर आर्म देखो थोड़ी सी बॉडी से दूर है। तो इन दोनों का जो कैरिंग एंगल है, नेचुरल कैरिंग एंगल, वो टोटली डिफरेंट है। हर एक बंदे का नेचुरल कैरिंग एंगल डिफरेंट होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपको हमेशा अपने कैरिंग एंगल के साथ लोड करना है, उसके अगेंस्ट कभी भी लोड नहीं करना, क्योंकि वो आपकी एल्बो जॉइंट के लिए अच्छा नहीं है। तो ये था कैरिंग एंगल। ये मैंने आपको अपना नेचुरल कैरिंग एंगल दिखाया था, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ये स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसमें आराम से देख सकते हो। ये दोबारा से वही आ जाता है, इनर बाइसेप आउटर बाइसेप। अगर आप बाहर से पकड़ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है आप इनर बाइसेप को ट्रेन कर रहे हो, और अगर आप अंदर से पकड़ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है आप आउटर बाइसेप को ट्रेन कर रहे हो। बिकॉज जो डिफरेंस होता है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है। जब आप एल्बो फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आपका आउटर और इनर बाइसेप दोनों अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं। बट अगर आप आउटर बाइसेप या इनर बाइसेप को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने नेचुरल कैरिंग एंगल के अगेंस्ट लोड कर रहे हो, जो आपकी एल्बो जॉइंट के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो आपको ऐसा नहीं करना। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हम बात करेंगे हमारी 3 एक्सरसाइजेस के बारे में। एक है डंबल बाइसेप कर्ल, हैमर कर्ल और रिवर्स कर्ल। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो जब हम इन 3 एक्सरसाइजेस की बात करते हैं ना, तो हमें 3 मसल्स की बात करनी है। कौन से? बाइसेप्स, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस। तो जो आपका बाइसेप्स और ब्रेकियोरेडियालिस है वो कहां पे अटैच होता है? वो आपके रेडियस के ऊपर अटैच होता है। और जो आपका ब्रेकियालिस मसल है वो कहां पे अटैच होता है? आपके अल्ना के ऊपर अटैच होता है। तो जब आप सुपिनेशन करते हो और प्रोनेशन करते हो, तब क्या होता है? जब आप सुपिनेशन करते हो तो ये रेडियस और अल्ना अलाइंड होते हैं, बट जब आप प्रोनेशन करते हो तो ये रेडियस है ये अल्ना के ऊपर रैप अराउंड कर जाता है, बट अल्ना की पोजीशन हमेशा सेम रहती है, चाहे आप सुपिनेट करो चाहे आप प्रोनेट करो। तो जो आपका बाइसेप्स और ब्रेकियोरेडियालिस है वो आपका रेडियस के ऊपर अटैच होता है। तो जब ये रैप अराउंड करता है ना, तो आपके बाइसेप्स और ब्रेकियोरेडियालिस की पोजीशन चेंज हो जाती है, बट आपके ब्रेकियालिस की पोजीशन चेंज नहीं होती, बिकॉज वो तो अल्ना के ऊपर अटैच होता है और अल्ना तो अपनी पोजीशन पे रहता है। तो जब हम डंबल बाइसेप कर्ल, हैमर कर्ल और रिवर्स कर्ल के बारे में बात करते हैं ना, तो जो आपका ब्रेकियालिस का इन्वॉल्वमेंट है वो हमेशा सेम रहता है, बिकॉज चाहे आप सुपिनेट करो चाहे आप प्रोनेट करो, जो आपकी अल्ना की पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से आपके ब्रेकियालिस की पोजीशन चेंज नहीं होती। बट जब आप सुपिनेट और प्रोनेट करते हो ना, 2 मसल्स की इन्वॉल्वमेंट चेंज हो रही है, जो है बाइसेप्स और ब्रेकियोरेडियालिस। जब आप नॉर्मल बाइसेप कर्ल परफॉर्म करते हो, जो आपका बाइसेप मसल है वो ऑन टॉप आ जाता है, उसका लाइन ऑफ द पुल ऑफ द मसल ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। ब्रेकियोरेडियालिस की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है और ब्रेकियालिस की इन्वॉल्वमेंट हमेशा सेम रहती है। तो जब हम हैमर कर्ल परफॉर्म करते हैं तब क्या होता है? जब हम हैमर कर्ल परफॉर्म करते हैं, जो आपका ब्रेकियोरेडियालिस है वो ऑन टॉप आ जाता है, जिसकी वजह से उसका लाइन ऑफ द पुल ऑफ द मसल इंप्रूव हो जाता है और बाइसेप्स की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है और ब्रेकियालिस की इन्वॉल्वमेंट हमेशा सेम रहती है। और जब हम रिवर्स कर्ल परफॉर्म करते हैं तब क्या होता है? आपका बाइसेप्स और ब्रेकियोरेडियालिस दोनों की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है और ब्रेकियालिस की इन्वॉल्वमेंट हमेशा सेम रहती है। तो अगर मेरे को एक्सरसाइज सिलेक्शन करनी हो तो मैं हैमर कर्ल और नॉर्मल बाइसेप कर्ल परफॉर्म करूंगा, बिकॉज रिवर्स कर्ल में तो मेरे बाइसेप्स की इन्वॉल्वमेंट भी कम हो रही है और ब्रेकियोरेडियालिस की इन्वॉल्वमेंट भी कम हो रही है,
और ब्रेकियालिस की इन्वॉल्वमेंट तो तीनों में ही सेम रह रही है। तो इसीलिए अगर आपको एक्सरसाइज सिलेक्शन करनी हो, आप नॉर्मल बाइसेप कर्ल अपने बाइसेप्स को बायस करने के लिए परफॉर्म कर सकते हो और हैमर कर्ल अपने ब्रेकियोरेडियलिस को बायस करने के लिए परफॉर्म कर सकते हो। तो ये दोनों मेरी एक्सरसाइज सिलेक्शन के अंदर रहेंगे। तो जैसा हमने अभी बात की, जब हम इन 3 एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो जो ये नॉर्मल डंबल बाइसेप कर्ल है ये थोड़ी सी ज़्यादा बाइसेप डोमिनेंट है और ये थोड़ी सी ज़्यादा ब्रेकियोरेडियलिस डोमिनेंट है, और इसमें बाइसेप्स और ब्रेकियोरेडियलिस की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, और इन तीनों में ही ब्रेकियालिस की इन्वॉल्वमेंट सेम रहती है। तो मैं आपको एक चीज़ भी दिखाना चाहूँगा। आप इसमें देख सकते हो जब आप ये न्यूट्रल ग्रिप में जाते हो ना, हैमर कर्ल वाली ग्रिप में जाते हो, कैसे आपका जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल है वो ऑन टॉप आ जाता है, और जब आप नॉर्मल बाइसेप कर्ल परफॉर्म कर रहे होते हो तो कैसे आपका जो बाइसेप मसल है वो ऑन टॉप आ जाता है। तो हैमर कर्ल में आपके ब्रेकियोरेडियलिस का लाइन ऑफ द पुल इंप्रूव हो जाता है और नॉर्मल बाइसेप कर्ल में आपके बाइसेप्स का लाइन ऑफ द पुल इंप्रूव हो जाता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट लेंथ्स ऑफ द बाइसेप। तो जो हमारा बाइसेप मसल है वो 2 जॉइंट्स को क्रॉस करता है, एक आपका शोल्डर और एक आपका एल्बो, और जो आपका ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियलिस है वो सिर्फ एक जॉइंट को क्रॉस करता है जो है आपका एल्बो। तो जब हम शोल्डर पोजीशन में चेंज लाते हैं, अगर मैं शोल्डर एक्सटेंशन में ले जाऊं तो जो ये मेरा बाइसेप मसल है ये लंबा हो रहा है, और जब मैं शोल्डर फ्लेक्शन में ले जाऊं तो ये मेरा बाइसेप मसल छोटा हो रहा है, जैसा आप देख सकते हो। तो अगर मैं इंक्लाइन डंबल कर्ल की बात करूं, इंक्लाइन डंबल कर्ल की मैं बात करूं तो मैं अपने मसल को एट लॉन्गर लेंथ ट्रेन कर रहा हूं। मैं अपने मसल को एट लॉन्गर लेंथ ट्रेन कर रहा हूं, मैं अपने मसल की लेंथ एंड पोजीशन टारगेट कर रहा हूं ज्यादा। जब हम नॉर्मल बाइसेप कर्ल परफॉर्म कर रहे हैं मैं अपने मसल को एट मिडल रेंजेस ट्रेन कर रहा हूं, और जब मैं प्रीचर कर्ल परफॉर्म कर रहा हूं मैं अपने बाइसेप को एट अ शॉर्टेंड पोजीशन एट शॉर्टर लेंथ ट्रेन कर रहा हूं। तो ये देखा गया है अगर किसी मसल को एट डिफरेंट लेंथ ट्रेन किया जाए ना तो जो उसकी मसल ग्रोथ होती है वो ज्यादा ऑप्टिमल होती है। तो अगर मेरे को आपके लिए प्रोग्रामिंग करनी हो तो मैं ये तीनों एक्सरसाइजेज रखूंगा, इंक्लाइन डंबल कर्ल और प्रीचर कर्ल, बिकॉज ये आपके मसल को एट डिफरेंट लेंथ्स हिट करती है। तो अब हम बात करेंगे बाइसेप्स एंड शोल्डर फ्लेक्शन। तो कई लोग बोलते हैं जब आप एल्बो फ्लेक्शन परफॉर्म करते हो ना साथ में आपको शोल्डर फ्लेक्शन भी परफॉर्म करनी चाहिए, खास करके जेफ कैवलियर ये बोलता है। तो क्या ये आपको करना चाहिए? नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो आपका बाइसेप मसल होता है वो एट एल्बो फ्लेक्शन मच मोर स्ट्रॉन्गर होता है, और इन शोल्डर फ्लेक्शन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, और जो आपका एंटीरियर डेल्टॉइड होता है वो मच मोर स्ट्रॉन्गर होता है इन शोल्डर फ्लेक्शन। तो जब आप एल्बो फ्लेक्शन के साथ शोल्डर फ्लेक्शन कर रहे हो, फॉर द मोस्ट पार्ट यू आर यूजिंग योर एंटीरियर डेल्टॉइड। अब थोड़ा बहुत बाइसेप इन्वॉल्व हो रहा है, बट इट डजंट मेक एनी सेंस टू परफॉर्म एल्बो फ्लेक्शन एंड देन डू शोल्डर फ्लेक्शन, बिकॉज फॉर द मोस्ट पार्ट आपका एंटीरियर डेल्टॉइड ज्यादा फंक्शन कर रहा है। और अगर मैं इस पोजीशन में हूं, आप देख सकते हो लाइन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मेरा बाइसेप वैसे भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल टू परफॉर्म शोल्डर फ्लेक्शन विद एल्बो फ्लेक्शन। सो डोंट डू दिस। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें इस लेक्चर का, अगर हमें बाइसेप के लिए एक्सरसाइज सिलेक्ट करनी हो तो कौन सी एक्सरसाइज सिलेक्ट करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगा नॉर्मल बाइसेप कर्ल मेरे बाइसेप मसल के लिए, फिर हैमर कर्ल मेरे ब्रेकियोरेडियलिस के लिए, फिर मैं सिलेक्ट करूंगा इंक्लाइन डंबल कर्ल टू ट्रेन एट लेंथन पोजीशन, नॉर्मल डंबल कर्ल टू ट्रेन एट मिडल रेंजेस, एंड प्रीचर कर्ल टू ट्रेन एट शॉर्टन पोजीशन। तो अगर हमें सिलेक्ट करनी हो तो हमारी 4 एक्सरसाइजेज निकल के आती हैं, बाइसेप कर्ल, हैमर कर्ल, इंक्लाइन डंबल कर्ल और प्रीचर कर्ल।
तो इन चारों एक्सरसाइजेस को अपने प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना मत भूलना।